हमें लगता है कि हमारी हेल्थ का कंप्लीट कंट्रोल हमारे पास है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ प्री डिटरमिन करती हैं, सच एज़ आवर जेनेटिक्स। हर आदमी कोई ना कोई एबनॉर्मल जीन कैरी कर रहा है। हमारे यहाँ रेयर डिजीज़ रेयर बिल्कुल भी नहीं है। एक किस्म के हम हाइब्रिड हैं जेनेटिक मटेरियल के, माँ और बाप की जेनेटिक से मिलकर। बदकिस्मती से कि जो एवरेज लाइफ स्पैन है थैलेसीमिया के एक फ़र्द का, वो 15 से 20 साल से ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में नंबर 1 रेट है कज़न मैरिजेस का पूरी दुनिया में। दैट्स अ ह्यूज नंबर और फैमिली से बाहर शादी हो तो रिस्क ऑटोमेटिकली बहुत ही कम हो जाती है। कि वो कभी बच्चे नहीं कर पाएंगे। किसी डॉक्टर को या किसी आदमी को हक नहीं बनता किसी से कहे कि बच्चे पैदा करें या नहीं। Dr. Salman Kirmani is a genetics expert and a professor in pediatrics and child health. Dr. Salman serves as the chair and director for the Center of Excellence in Women and Child Health at AQH. Dr. Salman, can you please dissect genetics for us? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है और आज एक और एपिसोड के साथ बियॉन्ड द क्लिनिक में हम लोग जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे। हमें लगता है कि हमारी हेल्थ का कंप्लीट कंट्रोल हमारे पास है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ प्री डिटरमिन करती हैं, सच एज़ आवर जेनेटिक्स। और इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमने डॉक्टर सलमान किरमानी साहब को याद किया है। डॉक्टर सलमान किरमानी इज़ अ जेनेटिक्स एक्सपर्ट एंड अ प्रोफेसर इन पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ। Dr. Salman serves as the chair and director for the Center of Excellence in Women and Child Health at AQH, and his clinical expertise spans both in pediatric and adult genetics. Thank you so much, Dr. Salman. And thank you so much for giving us the time today. This is a very complex topic, and for the most part, we'll refer to your knowledge and expertise in this. Just getting into this topic, can you please dissect genetics for us? शुक्रिया बहुत बहुत आदिल। आई थिंक जेनेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको फैसिनेट करती है और ऐसी चीज़ है जो कि सबको टच भी करती है। और जहाँ हम सेहत या हेल्थ की बात करें तो उसमें जेनेटिक्स का बहुत ही बड़ा रोल आता है। हम शुरू करते हैं आम डिजीज़ से या कॉमन डिजीज़ से। आप डायबिटीज़ को ले लें, हर घर में पाया जाता है। और अगर आप फैमिली हिस्ट्री लेंगे किसी फ़र्द को जिसको डायबिटीज़ है, तो ज़रूर ये पता चलेगा कि या वालिद या वालदा को था या चचा या मामू या फुप्पो या किसी को था। फैमिली में आपको 5-6 लोग और मिल जाएँगे जिनको भी डायबिटीज़ था। और ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की भी यही सूरत हाल है। और अगर आप कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ या दिल के जो मसले हैं उनकी बात करें तो वहाँ भी यही कहानी है। इन सारे अमराज़ का कोई एक सिंगल जीन डिफ़ेक्ट नहीं है जो आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। डायबिटीज़ का कोई एक जीन अभी तक नहीं निकला है कि जी ये आप डायबिटीज़ का जीन का टेस्ट कर लें, आपको पता चल जाए कि किसको आगे जाके डायबिटीज़ होगा। क्योंकि इन डिसऑर्डर्स को मल्टीफैक्टोरियल या पॉलीजेनिक कहा जाता है। पॉलीजेनिक का मतलब कि बहुत सारे जीन्स हैं जो कि मिल के ये रिस्क देते हैं इंसान को। और वो सिर्फ़ जीन्स नहीं हैं, जीन्स के साथ-साथ जो माहौल या एनवायरनमेंट का जो रोल है वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह डायबिटीज़ है उसके अंदर डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक्सरसाइज़ करना या नहीं करना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के आते हैं। इंसान की जो जेनेटिक्स हैं वो 50% मदर की तरफ से आती हैं, 50% फादर की तरफ से आती हैं। तो एक किस्म के हम हाइब्रिड हैं जेनेटिक मटेरियल के, माँ और बाप की जेनेटिक्स से मिलकर। तो वो रिस्क्स आती हैं। और हर बच्चे में चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की एक यूनिक कॉम्बिनेशन आती है। तो हम जब पैदा होते हैं तो हम उस यूनिक कॉम्बिनेशन का एक रिज़ल्ट होते हैं और फिर हमारी लाइफ उस तरह चलती है। तो ये तो हो गए कॉमन डिजीज़ेज़। और इनमें ऐसा है जिस तरह आपने कहा ना कि हम समझते हैं कि हमारी हेल्थ का कंट्रोल है। तो किस तरह कंट्रोल है कि जी आप स्मोकिंग अवॉइड करें, आप अच्छी डाइट शुरू से लें, आप एक्सरसाइज़ करें, थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें प्री डिटर्मिन्ड होती हैं जिस तरह आपने कहा। इसका सबसे क्लासिक एग्ज़ाम्पल है कोलेस्ट्रॉल लेवल। और जिसमें ख़ास तौर पे जो बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल लेवल कहते हैं उसमें होती है। उसका जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप डाइट कंट्रोल भी कर लें अपनी, वो लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम नहीं होता और उसके लिए बहुत से लोगों को दवाएँ लेनी पड़ रही हैं अब। इससे बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट या ऑपोज़िट तरफ आती हैं वो जेनेटिक कंडीशंस जिनमें एक ही जीन की एब्नॉर्मैलिटी एक काफ़ी बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। इसका सबसे क्लासिक या सबसे विज़िबल एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में थैलेसीमिया है। और थैलेसीमिया एक खून का डिसऑर्डर है। बच्चे जब पैदा होते हैं पैदाइश पे बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे। डे 1 पे आपको पता ही नहीं लगेगा कि इनको थैलेसीमिया है। लेकिन
3 माह पे, 4 माह पे, 6 माह पे जाके बच्चों की खून की लेवल कम होनी शुरू हो जाती है, अनीमिया होना शुरू हो जाता है, बच्चों का जो रंग है वो जो है वो पेल लगने लगता है। आप टेस्ट करें तो पता चलता है कि हीमोग्लोबिन लेवल कम है। और फिर जब आप जीन टेस्ट करें या कुछ ख़ास टेस्ट होते हैं जो कि थैलेसीमिया के लिए किए जाते हैं, जो कि हर लैब में तकरीबन पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, तो पता चल जाता है कि बच्चे को थैलेसीमिया है। वो एक ऐसा मर्ज़ है कि फिर वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है। लाइफ लॉन्ग मैनेज करना पड़े। जी, बिल्कुल। और वो एक मुश्किल मर्ज़ है क्योंकि उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न्स लगती हैं, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न्स की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो फैमिली सफ़र करती हैं। और पाकिस्तान में ये सूरत हाल है थैलेसीमिया की बदकिस्मती से कि जो एवरेज लाइफ़ स्पैन है थैलेसीमिया के एक फ़र्द का, वो 15 से 20 साल से ज़्यादा नहीं है एवरेज में। कुछ बच्चे जो हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। एंड दिस इज़ कंप्लीटली अवॉइडेबल अगर हम स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कराएँ। बिल्कुल, ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा किया है आदिल, क्योंकि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको लोगों ने एक जो है टर्म सुनी होगी, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर। तो अगर इसको हम समझने की कोशिश करें कि ये किस तरह जो है फैमिलीज़ इस मर्ज़ से बच सकती हैं, तो होता ये है कि थैलेसीमिया मेजर या जो जो मर्ज़ है, वो उसी वक़्त होगा अगर दोनों वालिदैन, माँ और बाप थैलेसीमिया माइनर हों। माइनर का मतलब कि अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचें तो हर जीन की 2 कॉपीज़ होती हैं। एक कॉपी मदर से आती है, एक कॉपी फादर से आती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं नेचुरली जिनकी एक कॉपी में डिफेक्ट होता है। उनको हम थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, उनको कभी भी खून की कमी नहीं होगी, उनको कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उनकी एक कॉपी जीन की बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो माइनर किस एस्पेक्ट से होता है? माइनर मतलब कि वो कैरियर हैं, वो एक एब्नॉर्मल जीन को कैरी कर रहे हैं, वो ज़िंदगी भर कैरी करते रहेंगे, सही। लेकिन उनको मसला नहीं होगा। लेकिन उनके ज़रिए बच्चे के अंदर एब्नॉर्मल जीन आ सकता है। और अगर दोनों तरफ से, यानी कि मदर की तरफ से भी एब्नॉर्मल वाला जीन आ गया और फादर की तरफ से भी आ गया, तो बच्चे का ये रिज़ल्ट हो सकता है कि दोनों माइनर मिल के मेजर बन सकते हैं। और इसकी परसेंटेज क्या होती है डॉक्टर साहब? इसकी तकरीबन अगर दोनों वालिदैन माइनर हैं या कैरियर हैं तो 25% चांस होता है कि दोनों से मिलकर ये चीज़ बच्चे में मेजर की यानी तरीके से आ जाएगी। यानी कि 1 इन 4 का होता है। जी, बिल्कुल, यानी कि 25% या 1 इन 4 का चांस होता है। तो उसमें ये है कि अगर पहले से पता चल जाए, शादी से पहले ही आइडियल होता है, या चले अगर शादी के बाद पता चले लेकिन बच्चे होने से पहले पता चल जाए, तो फिर बहुत से इक़दामात लिए जा सकते हैं इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। लेकिन इसमें फिर कॉम्प्लिकेशन ये भी तो आती है कि अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है और ऑब्वियसली उनके जब ये स्क्रीनिंग कराएँगे और उनको पता लगेगा, तो इसका मतलब ये भी हम ले सकते हैं कि वो कभी बच्चे नहीं कर पाएँगे या कर नहीं सकते, या इसका कोई अल्टरनेट है हमारे? आदिल, आपका सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत से लोग टेस्टिंग इसी वजह से नहीं कराते क्योंकि उनको लगता है कि अगर कुछ पता चल गया तो फिर डॉक्टर उनसे कहेंगे कि आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते, या शादी से पहले अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर वो शादी नहीं कर सकेंगे अपनी चॉइस से। तो वो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि हमें करेक्ट करना है। नंबर वन, किसी डॉक्टर को या किसी आदमी को हक नहीं बनता किसी से कहे कि बच्चे पैदा करें या नहीं। ये एक इनबॉर्न राइट है, एक इंसान का, एक ह्यूमन राइट है, ठीक है। तो एज डॉक्टर्स, एज अ मेडिकल कम्युनिटी, हमारा रोल होता है लोगों को गाइड करना कि नंबर वन रिस्क क्या है। अगर शादी से पहले पता चल जाए तो दोनों अफराद को, दोनों फैमिलीज को पता हो, क्या पता वो खुद ही ये डिसीजन लें कि ये जो बंधन है ये शायद जो है रिस्की है और इससे हमें दूर देखना चाहिए। और बहुत से लोग फिर फैमिली से हट के शादी करते हैं और बहुत खुशी से वो डिसीजन लेते हैं। कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि डिसीजन पहले से बनी हुई होती है, या डिसीजन इतनी आगे चली गई होती है, या जिस तरह आपने कहा शादी के बाद कुछ कपल्स हमारे पास आते हैं, तो फिर हम उनकी कैरियर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। हम पहले से बता सकते हैं कि वो किस-किस चीज़ के लिए कैरियर हैं। थैलेसीमिया का हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया, लेकिन हमारी जो एक्सपीरियंस है आगा खान अस्पताल में और पूरे पाकिस्तान की भी ये है कि जब हम किसी एक इंसान का पूरा जेनेटिक प्रोफाइल करते हैं, जिसे हम एक्सोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, तो हमें एवरेज पे 3 से 4 चीज़ों का कैरियर मिलता है एक फ़र्द। तो मतलब ये कि हर आदमी, मैं, आप, जितने भी लोग हमारे ये चीज़ पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हर आदमी कोई ना कोई एबनॉर्मल जीन कैरी कर रहा है। वो जो कॉम्बिनेशन है ना कि हस्बैंड और वाइफ या जो 2 कपल हैं वो दोनों एक ही एबनॉर्मैलिटी कैरी करें,
उसका चांस 25% हो जाता है अगर एक ही एब्नॉर्मेलिटी हो। अगर हस्बैंड की प्रोफाइल 4 अलग जीन्स की है, वाइफ की प्रोफाइल 4 अलग जीन्स की है, तो उनमें कोई इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी और उनकी रिस्क जो है वो आम कपल्स की होगी बच्चों के डिजीज़ की। तो वो बताना बड़ा ज़रूरी है। वो प्रोफाइलिंग अब पॉसिबल है और रूटीन में हो सकती है। और ये सारी प्रोफाइलिंग यहाँ AQH में अवेलेबल होती है? जी, ये प्रोफाइलिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। पूरे पाकिस्तान में अभी तक इसकी लोकल टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। हम आउटसोर्स करते हैं, बाहर मुल्क तुर्किया हम भेजते हैं सैंपल्स, लेकिन हमारे पास पूरा सिस्टम सेटअप है, जहाँ मरीज़ यहाँ आते हैं, हमारी लैब से ही पेमेंट होता है, हमारी लैब से ही सारे सैंपल्स कलेक्ट होते हैं और फिर जब रिज़ल्ट्स आते हैं, तो हमारी ही टीम उनको वो रिज़ल्ट समझाती है और फिर गाइडेंस देती है। एक्सीलेंट। सो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो लोग न्यूली मैरिड होते हैं और उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स टू अ टॉपिक जो हमारे यहाँ हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में भी बहुत कॉमन है इस चीज़ को दिखाना, और काफ़ी कॉमन है विद इन आवर कल्चर टू हैव लाइक विद इन ट्राइबल मैरिजेस, जिसको आप कज़न मैरिजेस भी कह लें। इस इसके हवाले से आपकी क्या रिसर्च कहती है? क्योंकि देयर आर सम स्टडीज़ दैट शो के अगर शादी विद इन एक कम्युनिटी की जाए तो देयर आर सर्टेन एब्नॉर्मैलिटीज़ और डिसऑर्डर्स दैट कैन टेक प्लेस। तो उसके हवाले से आपकी क्या रिसर्च है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने आदिल, और ये बहुत ही एक यानी कि सेंसिटिव टॉपिक है और लोग काफ़ी इसको कंट्रोवर्शियल भी समझते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इसे बहुत सेंसिटिवली एड्रेस करें। तो बहुत अच्छा है कि हम ये पूरी अपनी ऑडियंस के लिए ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि देखें, कज़न मैरिजेस का जो ट्रेंड है पाकिस्तान का, ऑफिशियली अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, और ये स्टेटिस्टिक्स बहुत वेल पब्लिश्ड हैं, दुनिया भर की स्टेटिस्टिक्स हैं। आप बाकी मुसलमान ममालिक भी ले लें, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, आस-पास के तमाम मुल्क, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह भी ले लें। पाकिस्तान में नंबर 1 रेट है कज़न मैरिजेस का पूरी दुनिया में। तकरीबन 70% जो बंधन होते हैं, जो शादियाँ होती हैं पाकिस्तान में, वो कज़न मैरिजेस होती हैं। 70%। 70%, ठीक है? ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेट है कज़न मैरिजेस का। और अगर हम इसको रूरल और अर्बन में डिवाइड करें तो क्या अर्बन सेटिंग में भी इतनी ही होती है? जहाँ शुरू में ये कॉन्सेप्ट था कि ये बहुत ही पसमानदा इलाकों वाली प्रैक्टिस होगी और ये बैकवर्ड प्रैक्टिस है और शहरों में ये चीज़ नहीं होती होगी। जो अभी रीसेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, गैलर पाकिस्तान ने ये पोल किया था, तो पता चलता है कि सिटीज़ में भी, अर्बन सेटिंग में भी तकरीबन 50% ऑफ मैरिजेज़ जो हैं वो कज़न मैरिजेज़ होते हैं। 50%? जी। दैट्स अ ह्यूज नंबर। देखें, कंपेयर्ड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेफिनेटली। और जो आपने रिस्क्स की बात की कि कज़न मैरिजेस की रिस्क्स क्या हैं, तो उसमें जो है वो बिल्कुल जिस तरह ये ऐसे डिसऑर्डर्स जिस तरह थैलेसीमिया, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, उस तरह के तकरीबन 3 से 4 हज़ार मुख्तलिफ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम टेक्निकली जेनेटिक्स में ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। मतलब ये कि वो डिसऑर्डर्स जहाँ दोनों पेरेंट्स कैरियर्स हों और वो मिल के आ सकता है, उन सारी डिसऑर्डर्स की जो इंसिडेंस है, वो समझें कि बहुत ज़्यादा है कज़न मैरिजेज़ में कंपेयर्ड टू मैरिज आउटसाइड द फैमिली और आउटसाइड द कम्युनिटी, ठीक है? तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें आगाही फैलानी है। हम अगर एक मुहिम चलाएँ कि जी हमें कज़न मैरिजेज़ पाकिस्तान में बैन करनी है, मेरे लिहाज से वो गलत है, क्योंकि एक कल्चरल प्रेफ़रेंस है जो कि सालों से, सदियों से चल रही है। मैं जब क्लिनिक में बात करता हूँ वालिदैन से, तो मैं ख़ास तौर पे बहुत सेंसिटिवली इस इश्यू को एड्रेस करता हूँ। कुछ डॉक्टर्स हैं, हमारे पास वालिदैन रोते हुए आते हैं, कहते हैं हमें फ़लाँ डॉक्टर ने कह दिया कि आप कज़न मैरिजेज़ करेंगे तो आपकी गलती है कि आपके बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं। देखिए, गलती किसी की भी नहीं है, ठीक है ना? हमें इस चीज़ के लिए आगाही पहले जो है वो करनी है, एजुकेशन करनी है, जब लोगों को मालूम होगा और फिर उनको एक वे आउट देना है, ठीक है? अगर एक कपल, मैरिड कपल मेरे साथ आता है और कहता है कि जी ये हमारे साथ 1 या 2 बच्चों में ये चीज़ पहले हुई है, अब हम क्या कर सकते हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा ना कि जी ये शादी तोड़ लीजिए, आप अलग शादी कीजिए, आप अलग शादी कीजिए। ये तो सबसे गलत एडवाइस होगी। हम ये कहते हैं कि आपकी टेस्टिंग हो जाए, पता चल जाए कि किस-किस चीज़ के आप लोग कैरियर हैं, फिर हम आपको एक प्रेगनेंसी के दौरान भी टेस्ट बता सकते हैं ताकि आपको पहले से मालूम चल जाए। और प्रिवेंशन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि एक तकलीफ़ से जो जो एक सफ़र होता है, बच्चे की सफ़रिंग, फैमिली की सफ़रिंग, उससे फैमिली को बचाया जा सकता है। आइडियल तो ये होगा कि शादी से पहले ही सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर शादी के बाद भी हो, उसमें भी बहुत कुछ हो सकता है। सो हमें बहुत ज़्यादा जो कैंपेन वो करनी है, और हमें शायद क्योंकि गवर्नमेंट के भी स्टेक होल्डर्स इसको सुन रहे होंगे, हमें प्री मैरिटल स्क्रीनिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए, और शादी से पहले जो एक आगाही होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आवाम में वो उस चीज़ की कमी है और हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट से किस
तरह का सपोर्ट चाहिए होगा? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप पब्लिक हेल्थ या पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो इंसान क्या कर सकता है। देखिए मेरे लिए यहाँ बैठ के कहना बड़ा आसान है कि हर शादी से पहले कैरियर स्क्रीनिंग कर लें, ठीक है? और जहाँ रिसोर्सेज़ और पैसों की कमी नहीं है, इस तरह आप कतर को ले लें। कतर में हर शादी से पहले कॉम्प्रिहेंसिव कैरियर स्क्रीनिंग हो रही है। ये पिछले 2 साल से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, अभी उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स पब्लिश की हैं। बाय लॉ कर रहे हैं। बाय लॉ, ठीक है? वो हो रही है और यानी कि वो जो निकाह-ख़्वाह हैं, वो निकाह पढ़वा नहीं सकते जब तक ये सारी टेस्टिंग उनके सामने ना हो, ठीक है? अगर आप ये चीज़ पाकिस्तान में करें, आप हमारी आबादी देखें, आप वो नंबर्स देखें, आप कतर का साइज़ देखें और हमारा साइज़ देखें, आप उनकी रिसोर्सेज़ देखें और हमारी देखें, ठीक है ना? पॉसिबल ही नहीं है कि जेनेटिक्स कम्युनिटी या मेडिकल कम्युनिटी गवर्नमेंट से ये कहे कि जी आप इतने करोड़ों रुपए सालों के इस चीज़ पे लगाएँ, ठीक है? तो प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि आप शुरू से आगाही करें कि अगर फैमिलीज़ में शुरू से ये आगाही हो जाए यंग लोगों में, फैमिली के जो एल्डर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स जो हैं हमारी कम्युनिटी के, जो मस्जिद में हमारे लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, मदरसों में, जो स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको ये हो जाए कि एक मैसेजिंग हो जाए कि इन जनरल अगर कम्युनिटी से बाहर और फैमिली से बाहर शादी हो तो रिस्क ऑटोमेटिकली बहुत ही कम हो जाती है और बहुत सी दफ़ा इस कैरियर स्क्रीनिंग की नीड नहीं होती। वी शुड डिस्कस अबाउट, क्योंकि इससे ऑब्वियसली हम रेयर डिजीज़ेज़ के भी डोमेन में चले जाते हैं, जो इनहेरिटेड डिजीज़ेज़ होती हैं, उस पे वी वुड वांट टू शेड अ लिटिल बिट ऑफ लाइट। रेयर डिजीज़ेज़ मैंने आपसे ही सुना है कि आर नॉट दैट रेयर इन पाकिस्तान। कैन यू शेड सम लाइट ऑन दैट एज़ वेल? बिल्कुल। देखिए ये जो टर्म है रेयर डिज़ीज़, अगर उर्दू में हम ट्रांसलेट करें अनोखे अमराज़ या नायाब अमराज़, तो अगर आप ये कहें तो लोगों को लगेगा अच्छा ये तो बहुत ही कम होते होंगे, ये तो यानी कि लाखों करोड़ों में कोई एक बच्चा होगा, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ नंबर 1 कज़न मैरिजेज़ सबसे ज़्यादा होती हैं दुनिया में और नंबर 2 हमारा बर्थ रेट, जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है, वो दुनिया में टॉप 10 में आता है। इन दोनों वजहों की वजह से वजूहात की वजह से हमारे यहाँ रेयर डिज़ीज़ेज़ रेयर बिल्कुल भी नहीं हैं। मैंने तकरीबन 13 साल अमेरिका में प्रैक्टिस किया, फिर मैं तकरीबन पिछले 12 साल से पाकिस्तान में हूँ। जो डिसऑर्डर मैं साल में 1 दफ़ा देखता था वहाँ, यहाँ हफ़्ते में 1 दफ़ा देखता हूँ। वाओ! तो इतना फ़र्क है, वो उस इंसिडेंस और उस प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड या उस प्रॉब्लम की साइज़ नहीं, ठीक है ना? तो और दूसरा ये कि देखें अमेरिका, यूरोप वग़ैरह की जो रिसोर्सेज़ है, वहाँ अगर कोई बच्चा पैदा होता है जिसको कोई डिसेबिलिटी होगी ज़िंदगी भर या जिसको नीड होगी मेडिकल केयर की पूरी ज़िंदगी भर, तो वहाँ सिस्टम उसको सपोर्ट कर देगा किसी न किसी तरह। चाहे वो गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, चाहे वो इंश्योरेंस की सपोर्ट हो। यहाँ बदकिस्मती से क्या होता है, एक थैलेसीमिया हो, एसएमए स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो कि एक न्यूरोलॉजिकल मर्ज़ है, पट्ठों को असर करता है, नसों को असर करता है, इस तरह के बहुत सारे अमराज़ हैं। इन अमराज़ में फैमिली के ऊपर सारा बर्डन इमीडिएटली आ जाता है और यहाँ जो एक एक बहुत ही अफ़सोसनाक सिचुएशन है जो हमने देखी है, वो ये नहीं कि जी फैमिली में 1 बच्चा हुआ। हुँ। हम देखते हैं कपल जिनके 1, 2 कभी-कभार 3 बच्चे उसी मर्ज़ से का शिकार होते हैं। और फिर अगर आप फैमिली की हिस्ट्री लें, हम बहुत डिटेल्ड जो है वो फैमिली की हिस्ट्री लेते हैं कि जी आपके भाई-बहन के कितने बच्चे हैं, उनके यहाँ कोई ऐसी चीज़ हुई, अम्मी के जो भाई थे जब बड़े हो रहे थे उनको कुछ हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अब अब्बू के यहाँ जो है क्या सिचुएशन थी, तो पता चलता है कि ये सिचुएशन एक फैमिली में आइसोलेटेड नहीं होती। बिल्कुल। हमें हिस्ट्री मिलती है कि जी हाँ, हमारे मामू के जो बच्चे थे उनको भी ये चीज़ हुई थी, उनकी अर्ली डेथ हो गई इस वजह से, हमारी फुप्पो के यहाँ भी ये ऐसी चीज़ थी। तो ये जब चीज़ होती है तो इंसान का दिल वाक़ई बहुत पस्त होता है क्योंकि कहते हैं यार अगर उसी वक़्त नहीं, इस ये आगाही उसी वक़्त डॉक्टर्स दे अगर वो का कह देते, इस फैमिली को बता देते कि ये चीज़ है, तशख़ीस हो जाती। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये कि तशख़ीस ही नहीं हो पाती। बिल्कुल। हम डॉक्टर्स तक पहुँचते ही नहीं हैं, स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनको जेनेटिक्स की आगाही नहीं है। तो मेरा जो एक बहुत बड़ा रोल है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के ज़रिए, वो ये है कि हम तमाम डॉक्टर्स को, चाहे वो बच्चों के डॉक्टर्स हों, चाहे वो गायनी के डॉक्टर्स हों, चाहे वो अडल्ट्स को देखते हों, उनको जेनेटिक्स की इतनी बेसिक समझ आए कि अगर वो किसी मर्ज़ या किसी फैमिली को देख रहे हों, जहाँ कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, तो वो फ़ौरन के फ़ौरन रिकॉग्नाइज़ करें, टेस्टिंग की तरफ जाएँ, रेफ़रल करें ताकि फैमिली की काउंसलिंग हो सके। ये जो काउंसलिंग होती है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि समझाना जो है फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
सो डॉक्टर सलमान, जस्ट टू ऐड ऑन टू योर पर्सपेक्टिव, मैं भी रिसेंटली लिंक्डइन पे एक फैमिली का देख रहा था। देयर दिस किड, उसने पोस्ट किया हुआ था, देयर इज अ फैमिली ऑफ 4 जिनको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA। SMA, बिल्कुल। तो वो उनको था, और उनका शायद उस वक्त लाइक उस लिंक्डइन पोस्ट में सबसे बड़ा स्ट्रगल ये था कि वॉशरूम बनाना, एंड दे वांट टू मेक द वॉशरूम मोर एक्सेसिबल। और वो ऑब्वियसली भावलपुर के किसी आउटस्कर्ट्स में वो फैमिली रहती है, एंड द फादर हैज़ health issues, the mother has health issues, and the cost of this, like cost of managing such a lifestyle, क्योंकि फिर तो आपने मैनेज करना, इट्स लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट, इट्स ह्यूज। तो इसमें तो बेहतर यही है कि आप प्री स्क्रीनिंग करके दे कुड बी अ डिस्कशन जहाँ पे आप ये फैसला बेहतर तरीके से कर सकें। तो इस तरह के आपने कुछ केसेस देखे हैं अपने क्लिनिक में जो जो आपके साथ रह गए हों, जो मतलब आपकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में दैट हैव हैड एन इम्पैक्ट ऑन यू? शुक्रिया आदिल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और यही है कि रोज़ाना क्लिनिक में हमें ऐसे ही केसेस मिलते हैं और ऐसी फैमिलीज़ आती हैं जहाँ ये कहानी बदकिस्मती से यूनिक नहीं है। हम देखते हैं कि 1 या 2 बच्चों की या तो डेथ हो गई होती है किसी अनडायग्नोस्ड डिज़ीज़ के साथ, उनकी तशख़ीस ही नहीं हुई होती। लेकिन फैमिली या जो डॉक्टर्स उनको देख रहे होते हैं, वो उनको ख़दशा होता है कि शायद ये जो बच्चे जिनको ये डिज़ीज़ हुआ ये जेनेटिक था, तो फिर वो हमें रेफ़रल देते हैं। जिस डिज़ीज़ की आपने बात की, SMA या स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, वो भी थैलेसीमिया की तरह एक बहुत कॉमन डिज़ीज़ है पाकिस्तान में। और अब ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ हो रहा है क्योंकि जेनेटिक टेस्टिंग उसकी यहाँ लोकली ही अवेलेबल है और एक AUH लैब के थ्रू हो सकती है और बहुत से लोग अब डायग्नोज़ हो रहे हैं। 2 चीज़ें मैं बताऊँगा, 2 कि मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस समझे। एक तो ये कि जो आपने कहा ना कि लाइफ़ लॉन्ग एक डिसेबिलिटी और फिर एक लाइफ़ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज़िम्मेदारी वालिदैन की भी, और फिर ये अफ़राद अगर बड़े होते हैं, क्योंकि ये मर्ज़ शुरू तो बचपन से होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं। तो व्हीलचेयर डिपेंडेंसी हो गई, बाकी ये कि कभी-कभार वेंटिलेटर डिपेंडेंसी भी हो जाती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक ऐसा मर्ज़ है जहाँ साँस लेना भी मुश्किल हो जाती है, बार-बार निमोनिया वगैरह होता है। तो उसकी जो एक इकोनॉमिक कॉस्ट है, उसका बर्डन अनफॉर्च्युनेटली हमारे सिस्टम में तमाम फैमिली के ऊपर आता है, ठीक है? और आप सोचें, एक अगर मिडल क्लास फैमिली भी हो, जहाँ 1 नहीं, 2, 2 नहीं, 3, 3 नहीं, 4 आपने कहा, ठीक है ना? 4 बच्चों को एक ही कंडीशन हो, तो 4 बच्चों को लाइफ़ लॉन्ग सपोर्ट करना, इसी से एक तो तकलीफ़, जो एक एक जो इमोशनल तकलीफ़ है, अपने बच्चों की देखना थ्रू आउट, वो, और दूसरा फिर जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है। इनको आप अगर सामने रखें, तो वाक़ई फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि काश! काश किसी ने इन वालिदैन की स्क्रीनिंग कर ली होती। पहले बच्चे पे ही चाहे डायग्नोसिस हो जाती और इनको ये बता दिया जाता कि अगले 3 को रोका जा सकता है। उनकी तकलीफ़ आपको देखना ज़रूरी नहीं थी, लेकिन वो नहीं होता। तो ये सबसे जो है ना दिल दुखाने वाली बात होती है। और आपने शुरू में कहा था ये प्रिवेंटेबल है। ज़रूर, बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। अगर आपने पहले केस को डायग्नोज़ कर लिया फैमिली में, तो फिर आप बाकी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो एक चीज़ हम रूटीन में करते हैं क्लिनिक में, वो ये, इसको हम टेक्निकल टर्म्स में कैस्केड स्क्रीनिंग कहते हैं। वो क्या होता है? वो ये होता है कि फ़र्ज़ करें SMA को ले लें। हमने एक कपल को देखा, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को SMA डायग्नोज़ हो गया, ठीक है? हमें पता चल गया कि दोनों वालिदैन कैरियर्स हैं और बच्चे को SMA है। तो अगर दोनों वालिदैन कैरियर्स हैं, तो इसका मतलब ये कि जो वालिदा हैं उनके भाई-बहन वो भी कैरियर्स हो सकते हैं, और जो वालिद हैं उनके भाई-बहन वो भी कैरियर्स हो सकते हैं। ऑटोमैटिकली उन सब लोगों की स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए, ताकि उनकी अगर शादियाँ नहीं हुई हों, या अगर शादी हुई भी हो, बच्चे पैदा नहीं हुए हों, तो उनको उस सफ़रिंग, उस तकलीफ़ से पहले ही पता चल जाए कि उन दोनों की इनकम्पैटिबिलिटी है, बच्चों की रिस्क 25% की है या नहीं है। ये एक फैमिली बेस्ड स्क्रीनिंग बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे है और हम रूटीन में ऑफ़र करते हैं। जो इसका कल्चरल बैरियर हमने देखा अनफॉर्चुनेटली ये, कि लोग अपनी जेनेटिक टेस्टिंग को बहुत प्राइवेट रखते हैं। वो समझते हैं कि जी फैमिली के अंदर भी लोग समझेंगे कि जी इस लड़की का खून ख़राब है, इस वजह से ये चीज़ हुई, या इस कपल में कोई ख़राबी होगी, या इस औरत ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कोई गलती की होगी, कोई गुनाह किया होगा कभी-कभार। ये कॉन्सेप्ट होता है, इस वजह से बच्चों की सफ़रिंग हो रही है। तो उस स्टिग्मा से, उस परेशानी से वो लोग फैमिली में भी नहीं डिस्कस करते।
कि जी हमारी कैरियर स्क्रीनिंग हो गई, इस हमें तशख़ीस हो गई। तो ये बहुत तकलीफ़देह बात है और ये चीज़ पब्लिक एजुकेशन ही दुरुस्त करेगी। हाँ, इसका कोई एज़ सच इलाज नहीं है सिवाय पब्लिक एजुकेशन के, क्योंकि माइंडसेट भी तो एक इश्यू है इस सब में, और किस तरह से फैमिलीज़ अप्रोच करती हैं स्क्रीनिंग को, ये भी बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल। सो डॉक्टर सलमान, ये जब भी ये चीज़ें डायग्नोस होती हैं और ये सारी चीज़ें किसी भी फैमिली में इनकी तशख़ीस होती है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, उस पे कुछ इफ यू कुड शेड लाइट? ये भी आदिल आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कही है। मैं आपको एसएमए या स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है ना? इसकी 2 मुख्तलिफ़ किस्म की थेरेपीज़ अवेलेबल हैं जो कि दुनिया में अभी रिसेंटली आई हैं। एक जो है वो तकरीबन 2013-2014 से शुरू हुई, जिसको हम एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड थेरेपी कहते हैं। उसका कॉमन नेम रिज़्डिप्लैम है, जो कि अब अवेलेबल है यहाँ पाकिस्तान में। और फिर तकरीबन 2017 से एक जीन थेरेपी इसके लिए आई है। जीन थेरेपी में जो एक डिज़ायरेबल चीज़ होती है, एक यूनिक चीज़ ये है कि एक ही वन टाइम थेरेपी, और अगर टाइम पे मिल जाए तो वो क्यूरेटिव भी हो सकती है। जो मुअम्मा है हमारे लिए वो ये कि समझिए कि इन थेरेपी से पहले जब आती थी फैमिलीज़ तो हम कहते थे कि देखें, ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि ज़्यादातर केसेस में, जो सीवियर केसेस होते हैं ऐसे में, कि उसमें 1 साल या मैक्सिमम 1.5 साल से ज़्यादा बच्चे सर्वाइव नहीं करते। और वालिदैन कहते हैं कि जी हम किसी बाहर मुल्क ले जाएँ अपने बच्चे को, वहाँ कोई इलाज हो जाए। तो हम कहते थे उनसे, 10 साल पहले हम ये कहते थे कि देखें, आप किसी भी मुल्क ले जाएँ, कहीं भी अमेरिका, यूरोप में इलाज मौजूद नहीं है। तो ज़ाहिर है वालिदैन मायूस होते थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब जो मुअम्मा है वो ये है कि लोग इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पेज पे, बाकी चीज़ों पे हमें ला के दिखाते हैं कि जी देखें, इंडिया में ये हो रहा है, चाइना में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, ये थेरेपी पाकिस्तान में ले आएँ। जो रिस्डिप्लैम ट्रीटमेंट है जो कि हम रूटीनली देने की कोशिश करते हैं, उसकी कॉस्ट एक मरीज़ की सालाना तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए सालाना। और ये कितने साल तक? ये ज़िंदगी भर चलती है। ओह! तो आप ये सोचिए ना कि अच्छा, उसके रोश एक कंपनी है जो ये दवा बनाती है, उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम निकाला है, जहाँ अगर 1 बोतल खरीदी जाए फैमिली ने की तो वो 4 बोतलें मुफ्त देते हैं। ये एक उनका एक ग्लोबल प्रोग्राम है जो कि उन्होंने यहाँ लॉन्च किया और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। उसके अंदर गवर्नमेंट ने सपोर्ट देना शुरू कर दी है, सिंध गवर्नमेंट दे रही है, बलूचिस्तान दे रही है, केपीके दे रही है, पंजाब में अभी ये चीज़ एप्लीकेशन में है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसके ज़रिए काफ़ी फैमिलीज़ को ये दवा मिलना शुरू हो गई है। तो थोड़ी-सी डिज़ीज़ की मॉडिफ़िकेशन हो रही है, लेकिन ये क्योर नहीं है। जो जीन थेरेपी का हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही यानी कि दिल बर्दाश्त करने वाला है। हमने तकरीबन 6 बच्चों को जीन थेरेपी दी है पाकिस्तान में। 5 को फ्री ऑफ कॉस्ट मिली, जो कि नोवार्टिस कंपनी का एक प्रोग्राम था, मैनेज्ड एक्सेस प्रोग्राम, एक किस्म की लॉटरी थी कि आप लॉटरी में एंटर करें, अगर मरीज़ का नाम आ गया तो उनको वो थेरेपी मिलती थी। 5 बच्चे इस तरह खुशकिस्मत से, और माशाल्लाह से पाँचों के 5 आज अलाइव और हेल्दी हैं। ज़ाहिर है कुछ को ज़रा देर से मिली तो वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनकी ब्रीदिंग बेहतर हो गई, उनकी हॉस्पिटलाइज़ेशन कम हो गई, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो गई। तो जीन थेरेपी वर्क्स, ठीक। लेकिन जो कॉस्ट है वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया नोवार्टिस का। अब क्या है कि अगर फैमिली को वो खुद अपने पैसे देके करनी है, उसकी कॉस्ट है 70 करोड़ रुपए। 70 करोड़ रुपए! 2.1 मिलियन डॉलर्स की वो एक डोज़ है और वो एक ही डोज़ मिलती है, ठीक है? अब आप सोचिए कि किस मुँह से हम फैमिली को ये अमाउंट बताएँगे। ये ऑप्शन ये देना। ऑप अच्छा, और ऑप्शन ना दें तो वो भी गलत, और अगर डिस्कस ना करें तो वो भी गलत। तो हम डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा एक एक मॉरल ऑब्लिगेशन है उनसे कि भई दुनिया में ये चीज़ है। लोग कहते हैं कि जी हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं। मैं कहते हैं ज़रूर, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन गवर्नमेंट भी उसके हाथ बन जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने एक बच्चे को सपोर्ट किया, लेकिन जब उन्होंने लाइन देखी इतने हज़ारों बच्चों की, तो उन्होंने भी कहा कि हम किस तरह इतनी सपोर्ट करें। इसमें तो एक अस्पताल बन जाए, बिल्कुल, ये एक ठीक है? मॉरल तो वो भी ये हो तो एक सकता है। बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है, मेडिकल साइंस आगे बढ़ रही है। तो आज मेरा स्टैंस इस पे ये है कि देखें, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, तो एमआरआई तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए उस ज़माने में होता था, जो कि बहुत ही महँगा टेस्ट था, ठीक है ना? उस ज़माने के 50-60 हज़ार रुपए आज के तकरीबन 10 लाख रुपए होंगे, ठीक है? तो एक ही स्कैनर था पूरे शहर में और मरीज़ को लाइन में लगना पड़ता था, 3 महीने बाद बारी आती थी एमआरआई स्कैन की। आज गली-गली में आज एमआरआई आज स्कैनर तो हर अवेलेबल जगह है। हो रही है।
तो उस वक्त है ना कि जी एमआरआई पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए, ये तो अमीरों की चीज़ है, अमीर मुल्क की चीज़ है, हमें तो जो है अपने डायरिया और नमूनिया और ये जो कॉमन डिजीज़ हैं उनको डील करना चाहिए, तो आज एमआरआई पाकिस्तान में नहीं आता। तो उसी तरह जेनेटिक थेरेपीज़ में हम आज उस फेज़ में हैं जहाँ हमारा दिल बहुत टूटता है, क्योंकि बाकी मुल्क में मरीज़ अगर पैदा हो तो उसको वो थेरेपी मिल रही है, हमारे मरीज़ों को नहीं मिल रही। लेकिन हमें जिद्दोजहद करनी है, हमें कोशिश करनी है, हमें आवाज़ उठानी है। हम आवाज़ उठाएँगे तो गवर्नमेंट हमारे साथ होगी, ठीक है? फैमिलीज़ सपोर्ट ग्रुप्स बनाती हैं, एसएमए के नेशनल सपोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं। बाकी रेयर डिसीज़ेज़ के सपोर्ट ग्रुप्स बन रहे हैं ताकि लोग मिलें, जुड़ें, एक फैमिली अलग आवाज़ उठाए, इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। मिल के काम करें तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो इस तरह बाकी ममालिक में हमने देखा है, इंडिया में बहुत काम हुआ इस पे। चाइना पे, हर जगह पेशेंट ऑर्गनाइज़ेशंस क्रिएट हो रही हैं। तो मैं वालिदैन को बहुत सपोर्ट करता हूँ इसमें कि देखें, आपके पास फेसबुक है, आपके पास सारी सोशल मीडिया है, आप वालिदैन को जमा करें। उनकी स्टोरीज़ आएँगी, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, आपने भी लिंक्डइन पे वो पोस्ट देखी। बिल्कुल। उस फैमिली ने एक अपनी समझे कि एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन, एक टफ सिचुएशन को पब्लिक किया, बिल्कुल। अपने फ़ायदे के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने भी ये सोचा होगा ना कि चलें हमारी तरह और भी फैमिलीज़ हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये घर-घर में जाएगी, तो फिर लोगों को अवेयरनेस आएगी कि ये रेयर रेयर डिसीज़ेज़ रेयर नहीं है, हर ख़ानदान में है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि कज़िन मैरेजेस का ट्रेंड ज़्यादा है, तो इससे हम एस्केप कर नहीं सकेंगे। और आज अगर हमें कुछ करना है तो थेरेपीज़ की तरफ हम ज़रूर मेहनत करें, लेकिन प्रिवेंशन के लिए कज़िन मैरेजेस की आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेंसिटिवली करना है, लेकिन आगाही बहुत ज़रूरी है। और उसमें स्क्रीनिंग इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ बिल्कुल, आई थिंक एक तो अवेयरनेस ओवरऑल कि अगर चॉइस दे दी जाए, ठीक है ना? डिफ़ॉल्ट यहाँ होता है कज़िन मैरेज। मुझे फैमिलीज़ जब मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ क्लिनिक में, तो कहती हैं कि जी आप कैसे कह सकते हैं? हम तो प्रेफ़र करते हैं कज़िन्स को, हमारे यहाँ तो जनरेशन से कज़िन मैरेजेज़ हुई हैं, वहाँ कुछ मसला नहीं हुआ, तो चांस की बात सो होती अगर जनरेशंस में हो रहा है तो वो तो फिर एक्यूमुलेट भी हो रहा होगा। है। एग्ज़ैक्टली, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस जनरेशन में आपने उसका वो रिस्क देखी हो, लेकिन अगले जनरेशन में रिस्क बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो लोग कहते हैं ना कि जी क्या अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, हम जेनेटिक डिसीज़ेज़ ज़्यादा देख रहे हैं या ये वाक़ई ज़्यादा हो रहे हैं? मैं कहूँगा ये वाक़ई ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि कज़िन मैरेजेज़ का ट्रेंड बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि सिटीज़ में भी हो रहा है। तीसरा ये कि अब डायग्नोस्टिक्स हैं, टेस्ट्स मौजूद हैं, तो लोग डायग्नोज़ कर पा रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि जी वो कुछ यानी कि असर हो गया, यानी कि वो कोई कुछ सिर्फ़ रूहानी इलाज की तरफ जाते थे लोग, क्योंकि समझते थे कि जी ये मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, बच्चे को एपिलेप्सी हो रही है, फिट्स पड़ रहे हैं, तो जिन चढ़ गया है। लेकिन अब पता है टेस्टिंग के ज़रिए कि नहीं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका इलाज इस तरीके से हो सकता है। सो अगर हम मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें और जैसे फॉर एग्जांपल हम डिसलेक्सिया हो गया, आपकी दूसरी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो गई, ये डिसऑर्डर्स हो गए, ये सब भी हेरिडिटरी हो सकते हैं? ये भी जेनेटिक्स में इनका भी रोल होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनको मैं एक बहुत बड़ा ब्रॉड ग्रुप कहूँगा, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है? ख़ास तौर पे बच्चों के जो होते हैं ना, जहाँ ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ गया और इस तरह के बहुत सारे और आ गए। इसमें जो होता है, कुछ जो होते हैं वो मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, जैसा मैंने डायबिटीज़ का आपको शुरू में जो है वो मिसाल दी थी। लेकिन कुछ ख़ास तौर पे सिंड्रोमिक होते हैं ना, जहाँ बच्चों की एक यूनिक लुक होती है। आप दूर से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं इस तरह की जो कि बच्चे में यूनिक हैं और भाई-बहन से मुख्तलिफ है ये बच्चा। तो उसमें जो सिंड्रोमिक वाले जो सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी तशख़ीस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर वो तशख़ीस हो जाए, तो बच्चे का बेहतर इलाज हो सकता है, बेहतर मैनेजमेंट हो सकता है और नेक्स्ट जो कपल का जो बच्चा है, उसके अंदर आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। हम इस पे भी आते हैं कि जो हमारे सर्टेन कैंसर्स हैं और कैंसर इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड इवन विद इन पाकिस्तान, हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका आदिल, और अच्छा किया कि आपने इस पे टच किया, क्योंकि देखें आम तौर पे इंसान जेनेटिक्स को बच्चों के अमराज से करता है, क्योंकि अगर जेनेटिक है तो मतलब पैदाइशी। बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि लेट ऑनसेट होते हैं। कैंसर में जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है हेरेडिटरी ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है? ब्रेस्ट कैंसर एक दुनिया का समझिए कि कॉमन वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर्स है, ठीक है? बल्कि कुछ जगहों पे तो इट इज़ एक्चुअली द कॉमनेस्ट कैंसर, हालाँकि ज़ाहिर है औरतों में प्रिडोमिनेंटली होता है। जो स्टैटिस्टिक्स हैं दुनिया की वो ये कहती हैं कि 1 इन 8 वुमेन, 8 में से आप 8 औरतों को 10 औरतों को एक कमरे में डालें, उनमें से किसी ना एक को ज़िंदगी में ज़रूर ब्रेस्ट कैंसर होगा। 1 इन 8। 1 इन 8, इट इज़ दैट कॉमन, ठीक है? ज़्यादातर
इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, कुछ जेनेटिक होंगे, कुछ नॉन जेनेटिक होंगे। लेकिन जो दुनिया की स्टैटिस्टिक्स हमें बताती हैं कि तकरीबन 10 से 15% ऐसे केसेस हैं जो कि वाक़ई मौरूसी हैं, हेरेडिटरी हैं। फादर के थ्रू बेटी में, मदर के थ्रू बेटे में, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो उसमें जो हेरेडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर है, इसमें BRCA1, BRCA2 2 मेजर जीन्स हैं जो कि इसको ड्राइव करते हैं, उनकी अब तशख़ीस पॉसिबल है। अच्छी बात ये है कि अगर डायग्नोज़ हो जाए तो इन पेशेंट्स का आउटकम बहुत ही बेहतर हो सकता है अगर जल्दी पता चले, इनकी सारी जो थेरेपीज़ हों, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन उस तरीके से की जाए जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। कुछ ख़ास ड्रग्स अब आ गई हैं जो कि जेनेटिकली अगर चेंज हो, BRCA1, BRCA2 म्यूटेशंस हों तो ज़्यादा बेहतर टारगेटेड थेरेपी हो जाती है। नहीं तो ब्रेस्ट कैंसर जस्ट फॉर लेमैन, अगर बॉडी में डेवलप भी नहीं हुआ तब भी डायग्नोस हो सकता है ये? इसके जेनेटिकली आप डायग्नोज कर सकते हैं कि प्रीडिस्पोजिशन है देयर इज मोर चांस और मोर प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्टली, और आप अर्ली स्क्रीनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आम औरत का जो पहला मैमोग्राम होना चाहिए वो तकरीबन 40 साल पे होता है, लेकिन वो औरत जिसको BRCA1 या BRCA2 म्यूटेशन है उनका 20 साल से मैमोग्राम शुरू होता है, उनका ब्रेस्ट MRI होता है ताकि अर्ली डिटेक्शन हो। तो ये सारे प्रिवेंशन वाली स्ट्रेटजीज होते हैं अगर डायग्नोज हो जाए तो। अब हम रूटीन में जो यंग ब्रेस्ट कैंसर होते हैं 50 इयर्स एंड बिलो, या जहाँ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, या जहाँ एक ख़ास चीज़ होती है जिसे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, वहाँ रूटीन में हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं तमाम उन जीन्स की जो कि हेरेडिटरी ब्रेस्ट कैंसर कर सकते हैं। डॉक्टर सलमान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ऑडियंस के क्वेश्चंस होंगे वो भी आंसर हुए होंगे। इट हैज़ बीन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। We have an ending segment before we end. It's a rapid fire and I'll just throw a few questions. Yes and no में आप इसका जवाब दे सकते हैं बिल्कुल। Genetic diseases cannot be treated. नो, दे कैन बी ट्रीटेड। Okay. If no one in my family has a disease, I cannot inherit it. नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। यू कैन स्टिल इनहेरिट इट। ज़रूरी नहीं है कि एक ख़ानदान में हो, हिस्ट्री हो। Oh. Genetic testing is only for wealthy people. नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। अब अफोर्डेबल हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है और हमारे पास डोनर फंडिंग अवेलेबल है, तो कोई भी अफोर्डेबिलिटी की वजह से जेनेटिक टेस्टिंग से महरूम नहीं हो सकता। और AQH में आ सकते हैं वो सारी, हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज हैं जो बिल्कुल हमारे पास है। अगर आप किसी और प्रोविंस में हैं, लाहौर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के थ्रू हो रहा है, अपनी जगह लोकली ढूंढें। हम टेली क्लिनिक्स करते हैं। अगर आप खुद नहीं आ सकते तो हम आपको आपके घर में रीच करके जेनेटिक टेस्टिंग करवा सकते हैं। excellent. Genes determine everything about a person's health. नॉट ट्रू। देखें, नॉट एवरीथिंग बट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट जीन्स। ओवरऑल हेल्थ को लें तो जीन्स और एनवायरनमेंट मिल के रोल प्ले करेंगे, लेकिन कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जहाँ प्रिडोमिनेंटली जीन विल प्ले अ रोल, जिस तरह थैलेसीमिया और SMA। Healthy people do not need to think about genetics. आई थिंक दिस इज समथिंग, ये टफ क्वेश्चन टू आंसर, ठीक है। इसमें यह है कि हेल्दी लोगों की जेनेटिक टेस्टिंग करें तो क्या ढूंढें, है ना। तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं आपको जो कि प्रिडिक्टिव हों। मैं किसी चीज़ का प्रीडिस्पोज हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा जीन हो जो कि मुझे पैंक्रियाटिक कैंसर को प्रीडिस्पोज करे, मुझे पहले से पता चल जाए, तो क्या पता मैं अपने अर्ली अल्ट्रासाउंड्स और एक प्रिवेंशन वाली एक रोल करूँ। या अगर मैं स्मोकर हूँ, मुझे पता चल जाए तो मुझे एक एडेड इंसेंटिव मिले कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूँ क्योंकि पैंक्रियाटिक कैंसर की रिस्क बढ़ती है। सो आई थिंक हेल्दी लोगों में भी रोल है, बट हम लोगों को डराना नहीं चाहते जेनेटिक टेस्टिंग के ज़रिए कि जी ये तो आपको होना ही होना है। बिकॉज़ दैट इज़ वन रीज़न व्हाई पीपल गेट स्केयर्ड ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। तो इसमें मैं एक मदाहिया लफ्ज़ में कहूँगा कि घबराना नहीं है जेनेटिक टेस्टिंग से। Zabardast. This, I think, would be a very important question for people, especially parents. Intelligence, is it inherited entirely from a mother? Myth or fact? मिथ, कंप्लीट मिथ, ठीक है ना। इंटेलिजेंस इज़ अ कॉम्प्लेक्स ट्रेट, ठीक है। मदर या फादर को हटा दें साइड से, इट्स इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द फैमिली, एंड इंटेलिजेंस हैज़ अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट टू इट, ठीक है। तो ये नेचर वर्सेस नर्चर वाली डिबेट जो है ये चलती रहेगी, बट इट इज़ मल्टी फैक्टोरियल। इसका कोई रिसर्च कोई इस तरह की यू कैन नॉट पुट अ नंबर टू इट कि जी इतना परसेंटेज इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ से आती है, उतना यहाँ से आती है। Okay. If a disease runs in the family, there is absolutely nothing you can do to stop it. Myth or fact? एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रिवेंट इट, ठीक है। अगर हम आपके पास बच्चा एक है
जिसको डिजीज़ है, आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी चीज़ें बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं और आप नेक्स्ट टाइम के लिए उस चीज़ को होने से रोक सकते हैं। Last question. Extreme stress can actually change how your DNA behaves. Myth or fact? आई वुड से इट्स अ फैक्ट बट इन अ डिफरेंट वे। देखिए, जो जेनेटिक बैकग्राउंड है आपका, जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट जिसे कहते हैं, वो नहीं बदलता। टेक्निकली वो वही रहता है, लेकिन कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, कौन सा जीन सप्रेस होगा, वो स्ट्रेस फैक्टर्स ज़रूर चेंज करते हैं। तो ये एक इवॉल्विंग फील्ड है जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। एपिजेनेटिक्स का टेक्निकल मीनिंग है द लेयर अबव जेनेटिक्स। तो अगर कोई स्मोक कर रहा है, ठीक है? तो उसकी स्मोकिंग की वजह से क्या पता कुछ ऐसे जीन्स जो कि प्रोटेक्टिव थे कैंसर के, वो टर्न ऑफ हो जाएँ और उसको कैंसर की रिस्क बढ़ जाए, या स्मोकिंग के किसी टॉक्सिक एलिमेंट से कोई जीन टर्न ऑन हो जाए और वो जीन कैंसर करवा दे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो स्मोकिंग है, डाइट के फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं। तो येस, जेनेटिक बैकग्राउंड इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट डिटरमाइन्स रिस्क। उसके ऊपर का जो लेयर है कि कौन-सा जीन एक्सप्रेस होगा, कौन-सा नहीं होगा, वो एनवायरमेंटल फैक्टर से कंट्रोल होता है। With age, DNA deteriorate करता है. How true is that? इट इज़ ट्रू इन सम वे कि कुछ म्यूटेशंस जो हैं स्पॉन्टेनियसली या कुछ क्रोमोसोमल चेंजेस आते हैं, ठीक है? लेकिन अगेन मेजर चेंजेस आपके जेनेटिक बैकग्राउंड में नहीं आएँगे, ठीक है? जो ज़्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर्स या इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं ना, वो पैदाइश में आपकी बनावट का हिस्सा होते हैं, चाहे वो देर से एक्सप्रेस हो। वो ये नहीं होता कि जी म्यूटेशन खुद ब खुद जो है वो 40 साल पे हो गई, फिर आपको हंटिंगटन डिज़ीज़ हो गया। लेकिन कैंसर एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो कि एज रिलेटेड है। क्योंकि कैंसर में ज़्यादातर कैंसर्स इनहेरिटेड नहीं होते। वो जो टिश्यू है जहाँ कैंसर शुरू हो रहा है, वहाँ एज रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड, स्मोकिंग रिलेटेड, डाइट रिलेटेड एक स्पॉन्टेनियस डीएनए में चेंज आया और उसने ड्राइव किया कैंसर। नहीं, अब जैसे ये भी तो कहते हैं कि अगर आप ओल्ड एज में बच्चे पैदा करें, देयर इज मोर चांस ऑफ देम हैविंग सम डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर. सो दैट इज़ ट्रू, बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि मदर की एज पे डिपेंडेंट होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिस तरह डाउन सिंड्रोम हो गया, जनरली 35 के बाद अगर हो तो रिस्क बढ़ जाती है, ठीक है? सो दैट इज़ वन थिंग टू कीप इन माइंड। अदर थिंग इज़ कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जहाँ स्पर्म के अंदर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आ जाती है। हालाँकि फादर हिमसेल्फ इज़ हेल्दी, बट इफ द फादर इज़ ओल्डर, the sperm have a higher chance of carrying that mutation into the fetus and giving the genetic disorder. तो ये कुछ खास nuances हैं, लेकिन in general older couple भी healthy बच्चा पैदा कर सकते हैं। Again, testing during the pregnancy, pre-conception, screening बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत important होते हैं उन couples के लिए। Thank you so much, Dr. Salman, for your time, and this has been a very comprehensive and constructive discussion. हम लोग अपने टाइम से जो इंटेंड किया था उससे काफ़ी हम तजावुज़ भी कर चुके हैं, काफ़ी ऊपर भी जा चुके हैं. If you have any closing remarks, you can please. अरे शुक्रिया आदिल, एंड थैंक यू टू यू एंड योर टीम जिन्होंने ये मौका दिया हमें बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट डिस्कशन का। तो मेरा जो फाइनल मैसेज होगा हमारी सारी ऑडियंस का, वो ये कि देखें, जेनेटिक टेस्टिंग अब एक ऐसी रियलिटी है कि जिस तरह एक आम हेल्थ के लिए इंसान अपने वज़न की ट्रैकिंग करता है, आजकल हमारे पास घड़ियाँ हैं जो कि हार्ट रेट वगैरह ट्रैक करती हैं, उसी तरह इंसान को अपने जेनेटिक रिस्क के बारे में अवेयर होना है, ठीक है? तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और डिज़ीज़ रिस्क्स को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जहाँ बच्चों वाले डिज़ीज़ेज़ आए जो इनहेरिटेड होते हैं, और ख़ास तौर पे तकलीफ़देह अमराज़, थैलेसीमिया, ये एसएमए वग़ैरह जिसकी बात हुई है, उनके लिए मैं कहूँगा कि नंबर 1 प्लीज़, अगर एक आगाही आप लोग अपनी फैमिलीज़ में, अपनी कम्युनिटी में फैलाएँ कि इन जनरल इट इज़ बेटर टू अवॉइड कज़न मैरिज, सो दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बिकॉज़ ओवरऑल रिस्क कम हो जाती है। आप शुरू ही जो है लाइफ़ ऐसी कर रहे हैं कि आपकी रिस्क कम है। उन सिचुएशंस में जहाँ कज़न मैरिज हुई भी हो या कम्युनिटी के अंदर मैरिजेज़ होती हों, वहाँ फिर कैरियर टेस्टिंग की बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है। थोड़ी-सी कॉस्ट है, एंड अनफॉर्च्यूनेटली इस वक़्त हमारे पास कोई क्लियर गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, उसकी मैंडेट नहीं है। लेकिन फैमिलीज़ अगर हमारी तरफ आ सकें, उनकी काउंसलिंग हो सके एंड बाय देयर ओन चॉइस उस कपल की कैरियर टेस्टिंग हो जाए, तो बहुत सी जो एक लाइफ लॉन्ग सफ़रिंग है ज़िंदगी भर की, बच्चे की, फैमिली की, उससे आप लोग बच सकते हैं। तो उस टेस्टिंग को प्लीज़ ज़रूर कंसिडर करें और हमसे
आके डिस्कस करें। हमारे पास जेनेटिसिस्ट हैं, जेनेटिक काउंसलर्स हैं, जो जिनका ख़ास काम आपकी मदद करना है इसी सिचुएशन में। तो मैं चाहूँगा कि हर फैमिली में ये डिस्कशन हो और इसी तरह हम फैमिलीज़ को हम एम्पावर करें। हम आपको चॉइस दें कि आपके लिए बेहतर क्या है, आप लोग मिल के हमारे साथ वो डिसीजंस लें। शुक्रिया। So thank you so much, Dr. Salman, for your time today. Everyone can visit our social media for more information. You can also visit our website if you want to book any appointments, if you want to find any more information. Thank you so much for your time, and we'll see you in the next one.